हमारे मुल्क में बात बात पर इस्तीफे मांगना और घर भेजने का मुतालबा करना एक रिवायत बन गई है, लेकिन साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एजाज भट्ट की रुखसती से लगता है कि कभी कभार किसी को घर भेजना नेक शगुन भी साबित हो सकता है। एजाज भट्ट के जाते ही मैच फिक्सिंग और करप्शन के इल्जामात में डूबी क्रिकेट टीम ने एक नया जन्म ले लिया है। अबू धाबी के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 72 रन से शिकस्त देकर 3 टेस्ट की सीरीज 2-0 से जीत ली है। इस तारीखी जीत पर क्रिकेट टीम और पूरी कौम को हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। We saw what it meant to your team at the end there. Can you explain what it means to you and your players? I think first of all I would like to thank Almighty Allah for just granting us such a wonderful victory. I think that was a much needed victory for us. That's why we're just so happy about that. I think wonderful team effort. Everybody just performed. Everybody just put their 100% in. And I think what we were looking forward before the start of this series, we achieved that. मिसबाह-उल हक की कप्तानी बन गई कामयाबियों की कहानी। जीत का सफर बरकरार। दुबई के बाद अबू धाबी का मैदान भी लिया मार। रात की तारीकी में एबटाबाद ऑपरेशन किया जाता है और हमारे इदारे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला और हमारी आंखें बंद कर दी गई। बात करेंगे इस पर कि बदले बदले क्यों फजलुर रहमान नजर आते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। शहबाज शरीफ के वन मैन शो ने आखिरकार काम तमाम किया। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हुदूद का तयन किया सोशल मीडिया ने। इसके अलावा बात होगी कि सिक्योरिटी की नाकामी हो या सियासी बदनामी, क्या इस्तीफा ही तमाम मसाइल का हल है। एंड वेलकम टू द शो। मुहज़्ज़ब मुल्कों में आम रिवायत है कि इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफे दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बदतरीन नाकामियों और स्कैंडल्स के बाद भी लोग गर्दन अकड़ा कर फिरते हैं। 2 मई 2011 को एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन ने पूरी कौम का सर झुका दिया। हुकूमत और अस्करी क़यादत समेत कोई इदारा इस बात का जवाब नहीं दे सका कि उसामा एबटाबाद में कर क्या रहा था। अमरीकी अफवाज ने बगैर इतला के इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कर लिया। उस वक्त रेडार क्या कर रहे थे, और ये भी कि एक बड़े दिफाई बजट के बावजूद मुल्क की सरहदों का दिफा क्यों ना किया जा सका। जो पाकिस्तान एक इस्लामी और फलाही ममलकत की गरज से हासिल किया गया था, उसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान की दौलत, वो पाकिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की अय्याशियों और उनके मफादात के लिए इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क का 60% से ज्यादा बजट आज भी दिफा पे खर्च हो रहा है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान दिफाई बजट के हवाले से कुछ सवालात उठा रहे थे, लेकिन एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में अमरीकी वजीर दिफा लियोन पनेटा के हालिया बयान ने भी कुछ सवालात उठा दिए हैं। वो कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि उसामा के बारे में पाकिस्तान में किसी ना किसी को इल्म जरूर था, लेकिन हुकूमत और अस्करी इदारे इस बारे में मुकम्मल खामोश रहे। हमारे यहाँ आम तौर पर होता यह है कि हर सानहे या किसी नाकामी पर इस्तीफे देने का मुतालबा कर दिया जाता है, जैसा कि आज ही देखने में आया कि पेट्रोल प्राइसेस के कबल अज वक्त ऐलान पर वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम को मुस्ताफी होने का कहा जा रहा है, जबकि पंजाब में जाली दवाओं से हलाकतों पर वजीर आला शहबाज शरीफ से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आपने खुद कहा कि आप इंसान हैं, गलतियां भी होती हैं। अगेन आप मतलब यू कुड बी वेरी गुड बट यू आर स्टिल ह्यूमन। तो ये जो 12 मिनिस्ट्रियां हैं, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, ये सारी मिनिस्ट्रियां आपने अपने अंडर रखी हुई हैं। आप क्या क्या करेंगे? क्योंकि डेंगू का जब वायरस हुआ तो आप इधर उधर सारे जहां में भाग रहे थे। आपको किसने कह दिया कि मैंने 12 मिनिस्ट्री के पास रखी हुई? मेरे पास सिर्फ एक हेल्थ है और दैट्स ऑल अबाउट।
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके पास सिर्फ एक इजाफी वजारत है, लेकिन अब तो 18 महकमे और वजारतें रखने पर उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर कर दी गई है। ताहम हकीकत यह है कि कुछ इदारों और अहदों से इस्तीफे का मुतालबा तो किया जा सकता है, उन्हें इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता, जैसा कि सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म या कोई भी मुंतखब नुमाइंदा। ताहम हमारे यहाँ एक आम तासुर ये था कि फौज, अदलिया और हुकूमत किसी भी तरह की जवाबदेही से मुस्तस्ना है, लेकिन अब ऐसा ही कुछ मीडिया के बारे में भी सोचा जाने लगा है। खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में शिकायत की जाती है कि वो बहुत से मामलात में खुदाई फौजदार बन जाता है। एक एंकर की गैर मोहतात गुफ्तगू के नतीजे में बहुत से लोग अपनी जान से गए और एक मॉर्निंग शो की एंकर ने कई लोगों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ताहम खुश आइंद बात यह है कि उस चैनल की इंतजामिया ने इस वाक़े का नोटिस लिया और तादीबी कार्रवाई भी की गई, लेकिन अहम बात यह है कि जहां भी चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा वहां खराबी जरूर पैदा होगी। ताकत मीडिया की हो या हुकूमत की, ये जिसके भी सर चढ़ जाए वो खुद को देवता या अवतार समझने लगता है, लेकिन जब चेक एंड बैलेंस वजूद में आ जाए तो फिर क्रिकेट टीम की तरह फतह और कामरानी मुकद्दर बन जाती है। अबू धाबी में पाकिस्तान की तारीखी फतह पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज, और दीगर मौजूआत पर हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद है अयाज अमीर साहब। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। सरफराज नवाज साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करती हूँ। एक तारीखी फतह पाकिस्तान के लिए, बहुत सारा हमने शेम बर्दाश्त किया, लास्ट टाइम हम इंग्लैंड के आमने सामने थे, उसके बाद आज ये, आप क्या समझते हैं क्या है सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? देखें, सबसे बड़ी ताकत तो पाकिस्तान की बॉलिंग है, ख़ास तौर पर जो स्पिन बॉलिंग इस वक्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है पूरी दुनिया में। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है और उसके बाद ऑफ स्पिनर सईद अजमल, पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ हमारी वो भी है, लेकिन कुछ अनफिटनेस की वजह से वो कमज़ोर है। तो मैं ये कहूँगा कि इट वाज मच नीडेड विक्ट्री जो हमें ज़रूरत थी, और एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान के मुकाबले में इंग्लैंड में आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम, उसको हराना और एक एक्साइटिंग मैच के इतने कम स्कोर के ऊपर पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो इंग्लैंड बैट्समैन को पैनिक में डाला और उसके बाद एक बड़े मार्जिन से भी मैच जीते। और मैं इसमें यह कहूँगा कि पीसीबी का, जैसे आपने भी कहा कि इजाज़ बाट के जाने से वही प्लेयर हैं, वही टीम है, और परफॉर्मेंस देखें कितनी आउटस्टैंडिंग, टीम में यूनिटी आ गई है, टीम में टीम वर्क है, उसके बाद कैप्टनसी बड़ी इम्प्रूव कर गई है। और साथ में ये कहूँगा कि जुआ एलिमेंट का जो खात्मा हुआ है उससे एक कॉम्बिनेशन बन गया है, तो ये सारी फ़र्क पड़ा है। मौजूदा चेयरमैन ने जो आते ही कहा कि जुआरियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डिसिप्लिन होगा, और ये सारी चीज़ें अब टीम में नज़र आती हैं। हर प्लेयर एफर्ट मार रहा है, मेहनत कर रहा है और टीम वर्क लग रहा है, और कप्तान को 100% अपनी एफर्ट दे रहे हैं। जी अयाज अमीर साहब, टाइम एंड टाइम अगेन पाकिस्तान ने दिखाया है कितना रेजिलिएंट है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ठीक हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी, तो क्रिकेट टीम भी खुद ब खुद परफॉर्म करने लगेगी। लेकिन जाहिर है हमने बड़ी डेप्थ्स में गए हैं, करप्शन की भी हमने बिल्कुल हाइट्स क्रॉस कर दी हैं, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट टीम है जहाँ पर इस तरह की कारकर्दगी देखने में आ रही है। आप क्या समझते हैं, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ने ये दिन दिखाए हैं या हमारी रेजिलियंस ने? मेरिट पे लोग जो हैं, कैप्टन हो, मैनेजर हो, ट्रेनर्स हो, उनको सिलेक्ट करें और फिर उन्हें काम करने दें। कोई फेवरेटिज्म ना हो, कुछ गलत चीज़ों की टॉलरेशन ना हो। जैसे सरफराज साहब ने कहा, ये जो जुआ फैक्टर है इसको आप निकालें, और फिर ऐसे चीज़ें चलती हैं, मुल्क भी ऐसे चलते हैं, फ़ौजें ऐसे चलती हैं, रेलवेज़ ऐसे चलते हैं। तो ये हमें सामने रखना चाहिए, चीज़ों को हमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए। जब वो जो उन प्रिंसिपल्स पे हम चलेंगे तो नाकामियाँ भी होंगी, कामयाबियाँ भी होंगी। हम बड़ी इमोशनल कौम हैं, जब कोई थोड़ी हाई पे जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम ये थोड़ी सी हम नाकामी हो तो ऐसे हम करते हैं जैसे मातम करने लग पड़ते हैं। तो थोड़ा अपने रवैया भी हम अपना वो नॉर्मल रखें, रैशनल रखें, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। एक इतनी बड़ी हमारी आबादी है, लेकिन सिवाय स्पोर्ट्स के एक आध और कोई है गेम, बाकी हम वो चीज़ें नहीं हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो जिंदा कौमें होती हैं स्पोर्ट्स फील्ड पे, गेम्स पे, एथलेटिक्स पे, उन पे कंसंट्रेट करती है, उनको आगे करती है, हमें भी करना चाहिए। अयाज अमीर साहब, स्पोर्ट्स कितना अहम है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जैसे ओलंपिक के मेडल्स किसी कंट्री के लिए बढ़ते हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी देखने में आती है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हवाले से स्पोर्ट्स कितना अहम है? बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कास्ट, क्रीड कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अवाम और एक कौम और एक ही बस मकसद होता है कि बस जीत जाए ये टीम। आप क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और वेयर विल इट टेक अस?
देखिए, स्पोर्ट्स जो है किसी कौम में, ओलंपिक्स में, किसी मुल्क में एक बैरोमीटर होता है। जब आप स्पोर्ट्स में कामयाब होते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है सेहतमंद कौम है। चाहे वो जमैका हो, बारबेडस हो जिसके स्प्रिंटर्स अच्छे हों, चाहे क्यूबा हो जिसकी टीम्स अच्छी हों, कि ये माशरा जो है हेल्दी लाइंस पे जाए। अब इतने इतने बड़े मुल्क जो हैं, हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आबादी के लिहाज से हम कितने बड़े हैं, लेकिन सिवाय क्रिकेट के हम कहीं और अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर सके। चाइनीज़ जो हैं, इनको ओलंपिक्स में एक मेडल नहीं बनता था, लेकिन जो जो तरक्की हुई, जो जो रेवोल्यूशन के बाद में सम्राट जो है सामने आए, कैरेक्टर जो है चाइनीज़ नेशन का चेंज हुआ, तो अब देखें वो क्या कर रहे हैं। तो हर मुल्कों में ऐसा, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जब कम्युनिज्म के अंडर थी, जब इतना कंसंट्रेट करते थे स्पोर्ट्स पे, सोवियत यूनियन था, कंसंट्रेट करते थे। हम पता नहीं किन किन तमाशों पे कंसंट्रेट करने, हमें इन चीज़ों पे करना चाहिए। बिल्कुल नीचे सतह, क्लास 5, क्लास 3, क्लास 4, तब से आप स्पोर्ट्समैन को आगे आप लाएं, ताकि कामयाबियां हमारी आबादी के लिहाज से, हमारे मुल्क के बड़े होने के लिहाज से हमें इतनी कमेंसुरेट कामयाबी हासिल हो। ठीक है सरफराज नवाज साहब, क्योंकि आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान इज़ नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसामा बिन लादेन यहाँ पे मिला, बाकी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, लेकिन अगर आज आप अखबारात उठा के देखें तो पाकिस्तान को जो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, स्पेशली स्काई न्यूज़ ने कहा पाकिस्तान ग्रेटेस्ट हाई। आप क्या समझते हैं, ये जो ग्रेटेस्ट हाई है ये किस चीज़ का नतीजा है? बॉलिंग अपनी जगह है, कारकर्दगी अपनी जगह है, लेकिन एज अ टीम हम कितना मैच्योर हुए हैं? देखें, इस वक्त तो जो याद मीर साहब ने बात की है, नेशन बिल्डिंग भी स्पोर्ट्स के थ्रू होती है, और इसमें हेल्दी माइंड जब आते हैं आगे, और पूरी दुनिया में, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान ने मैच जीता और पूरी दुनिया के चैनल ने पाकिस्तान को स्काई हाई कर दिया, और ये चीज़ें जैसे मौजूदा चेयरमैन ने डिसिप्लिन और ये चीज़ें ठीक की हैं, लेकिन ये जैसे याद मीर साहब ने कहा कि कंट्रीब्यूशन होती है। अब आप देखें, पर्ची सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, फेयर एंड स्क्वायर सिलेक्शन होनी पड़ेगी, दामाद के इस तरह के जो लोग टीमों में आते हैं। और उसके बाद आप देखें, एक अफसोसनाक बात है जो मैं अब मैच जीत चुके हैं लेकिन फिर भी करूँगा, कि वहाब रियाज को निकाल के जुनेद को टीम में लाना है, और ये पर्ची सिस्टम चला है, और ये जो इजाज़ बाट की बाकियात अभी क्रिकेट बोर्ड में हैं, उनके ये कारनामे हैं। अब मेरा ख्याल है कि सही सीमत की तरफ हमें जाना चाहिए, ये वाक़यात ख़त्म करनी चाहिए, और उसके बाद फिर ऑनेस्ट पीपल उनको क्रिकेट बोर्ड में लाना चाहिए, ताकि यहाँ से अब आगे जाएं। अब आप देखें, इस टीम में ना मोहम्मद यूसुफ है, 3 प्लेयर हमारे टॉप प्लेयर वो लंदन जेल में है, उसके बावजूद देखें नंबर 1 टीम के खिलाफ कितनी उम्दा परफॉर्मेंस है। तो ये चीज़ें इसलिए बेहतर हुई हैं, यूनिटी बनी है और जुए का खात्मा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब। वील टेक अ ब्रेक हियर। अयाज अमीर साहब हमारे साथ रहेंगे। अदर इश्यूज कमिंग अप, ऑफ कोर्स पंजाब्स ग्रेटेस्ट नाइटमेयर ऑफ द डे, और वो है कि कार्डियक पेशेंट्स को जिस तरह की दवाएं मैसर हुई, उनसे क्या क्या नुकसानात हुए। मुतालबा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कम अज़ कम हेल्थ मिनिस्टर ही रख लें अगर रिज़ाइन नहीं कर सकते तो। इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, और अब हमें ज्वाइन किया ऑन द फोन लाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं इम्तियाज सफदर वराइद साहब। बहुत शुक्रिया वराइद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अयाज अमीर साहब, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। जी अयाज साहब, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि पंजाब में ये जो मसला हम देख रहे हैं, ये दवाओं का, नाकिस दवाएं कैसे पहुंची, क्या हुआ, CM एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये डेस्परेशन तक हम पहुँच जाते हैं, ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि चलें जी अब नाउ लेट्स फाइट फायर। आप क्या समझते हैं, ये फायर फाइटिंग काफ़ी है या कहीं कोई बुनियादी नुक्स है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है? मैं बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ, क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद द पार्टी विच इज़ इन पावर इन पंजाब। मेरा ताल्लुक PMLN से है, लेकिन ये जो कार्डियक, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के दवाइयों की वजह से जो क्राइसिस है, ये इतना सीरियस है। किसी और मुल्क में होता, दिस वुड हैव बीन, ये नेशनल स्कैंडल नंबर 1 होता। तो मेरा ख्याल है हमें कॉन्सेंट्रेट और देखना चाहिए कि कौन सा गवर्नमेंटल मॉडल है यहाँ पे पंजाब में, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी वजह से
हेल्थ फ्रंट पे और छोड़िए, और भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन हेल्थ फ्रंट पे हमने पिछले साल, उससे पिछले साल डेंगू के हवाले से देखा। फिर ये जो चीज़ आ गई है, ये किसी गवर्नमेंट के लिए दुनिया में कहीं भी ये तो अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम होगा कि कैसे आपकी सरकारी अस्पताल में, सरकारी एक इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट में ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जिसकी वजह से इतनी तादाद अमवात की हो गई है। ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है। और गालिबन जो जिस किस्म का थोड़ा सा डेलीगेशन ऑफ पावर, अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पंजाब में उस प्रिंसिपल पे काम कर लिया जाता पिछले 3-4 सालों में, तो ये बात नहीं है कि प्रॉब्लम्स ना होते, लेकिन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में शायद थोड़ी सी ज़्यादा आसानी और सहूलत हो जाती। और एक और चीज़ है पंजाब में ख़ास तौर पे जो है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का असर बहुत ज़्यादा है। सियासतदानों को तो मुर्दे इल्ज़ाम हम ठहराते हैं। आई थिंक जो बक है वो तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्रेसिडेंट ट्रूमन जो पंजाब का होगा या जो भी होगा, उसके डेस्क पे ही वो बक स्टॉप करेगा। लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी का असर बहुत रहा है। यहाँ के थिंक टैंक्स, यहाँ के फिलोसोफर्स, यहाँ के सारे ब्यूरोक्रेसी में ही हैं। जो हमारा अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे पंजाब में, उस पे अगर थोड़ा नजर सानी कर ली जाए तो वो ना सिर्फ अवाम के लिए बेहतर होगा, बल्कि जो पॉलिटिकल डिविडेंड्स जो हैं, पॉलिटिकल फायदा जो है, जो गवर्नमेंट इन पावर पंजाब में है, वो भी उसको मिलेगा। लेकिन दिस ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, हर चीज जो है एक ही सोर्स से आना है, ये मॉडल पता नहीं कहाँ से ये इजाद कर लिया गया है और ये चल नहीं रहा। ठीक है, ओके अयाज साहब, लेट मी जस्ट गो टू सफदर वड़ाइद साहब, क्योंकि सफदर वड़ाइद साहब डेंगू के बाद अभी मसला देख रहे हैं हम, स्पेशली रिलेटेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, और हेल्थ डिपार्टमेंट आता है जी चीफ मिनिस्टर के अंडर। लेकिन एक बात जो बार बार कही, जो रज़ा रब्बानी साहब ने भी कही, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, कि जो दवाओं की प्रोक्योरमेंट है, ये जो जिस तरह से अस्पतालों को मुंतकिल की जाती है, इसकी जिम्मेदारी फेडरल हुकूमत की है, यानी कि आपकी, यानी कि पीपल्स पार्टी की। आप इस पर क्या कहिएगा? इम्तियाज सफदर वड़ाइद साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। इफ़ यू कुड आंसर दैट फॉर मी अयाज अमीर साहब, बिकॉज ये एक जो प्रोक्योरमेंट का मसला है कि मेडिसिन जिस तरह से पहुंचाई जाती हैं अस्पतालों में, स्पेशली ये जो गवर्नमेंट फंडेड अस्पताल होते हैं, ये जिम्मेदारी है फेडरल हुकूमत की। इस पर आप क्या कहिएगा? ये बात बिल्कुल ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो रेगुलेशन, जो फेडरल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रग्स का, वो सारा का सारा फेडरल है, सेंटर में है। लेकिन अगर कोई चीज़ आती भी है तो कहीं भी जहाँ जाती है वहाँ पे कोई फिल्टरेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुछ देखभाल नहीं होनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूट में अगर कोई दवाइयाँ आ रही हैं, चाहे मेरे ज़िले चकवाल का अस्पताल है, चाहे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, कहीं तो लोकल वहाँ नीचे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन से ड्रग्स हम मार्केट से ले रहे हैं और उनका नतीजा क्या निकल रहा है। मेरा ख्याल है फ्रॉम द फेडरल लेवल अप टिल द प्रोविंशियल लेवल देयर हैज बीन अ फेलियर ऑफ मॉनिटरिंग, अ फेलियर ऑफ सुपरविजन, और ये बहुत ही सीरियस मसला है। और जिस तरीके से हम इतने सेकेंडरी इश्यूज, ये आप देख लीजिए, ये मेमो वाली चीज़ जो है, इसको हमने पता नहीं एक कॉस्मिक प्रॉब्लम बना दिया है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं है जितना कि हम फरोई चीज़ों में अपनी कौमी एनर्जीज जो हैं हम ज़ाया करने लग पड़े। एक बात ये बता दीजिएगा, जो हमें अब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि जो 7 जनवरी है वहाँ पर पहली एक हलाकत हुई जिसमें सिम्टम्स ये थे कि ब्लड इन द स्टूल एंड वॉमिटिंग थी। फिर 12 जनवरी को सेम सिम्टम्स अकर्ड, और इसके बाद 17 जनवरी को सीएम साहब जर्मनी में थे और उसके बाद ही लैंडेड 21 जनवरी को वापस आए। तब तक अब आप देखें कि 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये मामला चलते रहे। जाहिर है कि जब एक सीएम साहब जो हेल्थ को ओवरसी करते हैं, अगर वही मुल्क में नहीं होंगे तो फिर कौन देखेगा? आप क्या समझते हैं, इस डिले से मसला शुरू हो सकता है? मैं इस डिले का, मुझे ना क्रोनोलॉजी पता है वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे, उसका क्या है। लेकिन जब ये पहला केस हुआ था तो एक किस्म की नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर होनी चाहिए थी,
और तमाम एफर्ट्स जो हैं, तमाम कंसर्न जो है, इस पे कंसंट्रेट होनी चाहिए थी कि ये कैसे हो गया है। हमारे पास देखिए, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका वो जो है उसका केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें कहाँ भेजना पड़ा है, ब्रसल्स। एक साहब कोई हाथ में लेकर वहाँ पे गए हैं कि उसका डेफिनेटिव पता चल सके क्या है। हम क्या करते क्या हैं कि ये भी हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। दवाइयों का जो है तज्जिया वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। और हमारे दावे कितने हैं, पैसे हम और कहाँ खर्च करते हैं, ये अजीब सूरत हाल है। मेरा ख्याल है ठंडे दिल से ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या पार्टिजान नज़रों से नहीं देखना चाहिए। ये हमारा एक कौमी अलमिया है कि कहाँ पे हम ध्यान ज़्यादा देते हैं और जहाँ देना चाहिए हम वहाँ नहीं। जी, परवेज़ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सईद इलाही साहब गालिबन एक मीटिंग में हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं और ऑफ कोर्स इसी इशू पर बात भी हो रही है। परवेज़ मलिक साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि फाइटिंग फायर या फायर फाइटिंग जो करते हैं सीएम साहब वो बहुत आला तरीके से करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि लोग फिर भी मरते हैं और आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ आता है, उसको डिफेंड करने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ये तो बड़े दावे से कहते हैं कि जी मंसूर एजाज साहब आ जाए, हम उनको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आप लोग दवाएं तो दे नहीं सकते, सिक्योरिटी देंगे मंसूर एजाज को? सना, ये देखें, आपकी बातें जायज़ भी होंगी। पहले तो ये वाकई वो इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर एक मीटिंग ले रहे हैं, मैं तो इसका हिस्सा नहीं, मगर डॉक्टर सईद इलाही वहाँ गए हुए हैं। देखिए, डेंगू पे भी हमें बहुत कहा गया था कि जी हमने इसको प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया। देखिए, ये अल्लाह जानता है कि हमने कितना बड़ा डिजास्टर अवर्ट किया था। हमारी वो जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से उससे बहुत सारा नुकसान बच गया था और ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। और अब भी जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसको हमने प्रॉपर्ली अटेंड किया है। मैं अभी सुन रहा था, मेरे कोलीग बड़े भाई कह रहे थे कि जी हमने बाहर भेजी हैं मेडिसिन की चेकअप के लिए। इवन यहाँ इंटरनली भी हमने लेबोरेटरी से चेकअप के लिए किया है। हमारे पास वो फैसिलिटीज मौजूद हैं, मगर टू मेक इट मोर ऑथेंटिक हमने बाहर भी ये सैंपल्स भिजवा दिए थे ताकि प्रॉपर्ली डायग्नोज हो गए। सो हर एंगल से इसको देखा जा रहा है। इवन हॉस्पिटल केयर को भी बहुत ध्यान से देखा जा रहा है और उसमें पूरी एफर्ट की जा रही है। इसी तरह जो ड्रग रजिस्ट्रेशन और ड्रग क्वालिटी मॉनिटरिंग है, वो आपको भी पता है कि इस वक्त तक तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है और वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है। वही प्राइस फिक्स करते हैं, वही केमिकल जो उसकी फॉर्मुलेशन है उसको अप्रूव करते हैं। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का तो इतना ही रोल है कि जी उनकी जो अप्रूव ड्रग्स हैं जिसकी प्राइस और हर चीज़ क्वालिटी वो करते हैं। हम तो सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके उस मामले में खरीद कर जो वो लाइसेंस देते हैं। हम नहीं उसको लाइसेंस करते, वो लेकर तो हम अपने हॉस्पिटल्स में देते हैं। वी नेवर कुड इमेजिन कि जी इसमें ऐसा एडवर्स भी सिचुएशन में ये ड्रग्स जा सकती हैं जिसकी वजह से। मलिक साहब, are you expecting me to say कि I understand कि आपको दवाएं मिली, आपको मिल गई, आपने आंख बंद करके ले ली और उसके बाद इसलिए ये मामला जो है ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए इट शुड बी फॉरगिवन? मैं नहीं कहता फॉरगिवन वाली बात है, मगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की बनती है ना जी। अगर ये ड्रग ना होती है, इतने सालों से आप हॉस्पिटल्स चल रहे हैं और आपके सामने आप बताएंगे कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि 3-4 जगह फैक्ट्रीज की बनी हुई दवाओं में साइमल्टेनियसली ये मामला खराब हो जाए, तो ये बड़ा रेयर सी है। हमें अफसोस है। वी आर और इससे हमें सबक भी सीखेंगे। हम अपने सिस्टम्स को और इम्प्रूव करेंगे और हमें एक जान की जो है वो की जी 100 लोगों के मरने के बाद भी सबक ना सीखेगा तो कब सीखेगा? लेकिन ये बता दीजिएगा कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अगेन 7 जनवरी को एक केस। मुझे ये बताएं, हाउ डू यू चार्ज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या चार्ज है जिसपे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे क्या चार्ज है कि आपका हेल्थ मिनिस्टर नहीं है जी, और ये कि आपको इंतजार करना पड़ा कि चीफ मिनिस्टर साहब जर्मनी से वापस आ जाएं तो इस मामले को देखें। उसके अलावा किसी अथॉरिटी को ये एहसास नहीं हुआ कि इन मेडिसिन को चेक करा लिया जाए। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो भेजेंगे इनको सैंपल्स चेक करने के लिए। ये मुझे बता दीजिएगा कि कोई तो अथॉरिटी होगा ना, व्हेन ही इज नॉट देयर, कौन है? देखें, इमीडिएटली सैंपल्स बाय पोस्ट भिजवा दिए गए थे कुरियर पे। वो तो उनके आने पे उन्होंने कहा कि फिजिकली भी आदमी लेके चला जाए और उसको वहां से करवा। Who was the contact person for you? Who was the contact person for Punjab's health department कि ये मामला हो गया है जी, हम क्या करें? किसने कहा? कौन पे थे आप? Health secretary, supervised by chief secretary, was immediately in action. आपने क्या एक्शन लिया जहांजेब खान साहब के खिलाफ? आप समझते हैं जहांजेब खान साहब is at fault? देखें जी, आप डू यू फील कि जी इतना इमीडिएट इस पे करना चाहिए? तो वो भी आप कहेंगे कि रैश
डिसीजंस हैं। ही इज अ वेरी अपराइट ऑफिसर, इज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। आई डोंट नो कहाँ फॉल्ट क्या लाई होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लगेगी तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल बी स्पेयर्ड आउट ऑफ इट, कोई भी हो। बट बिलीव मी कि जी ड्यू अटेंशन, ड्यू केयर इज बीन गिवन। इसमें कंपनसेशंस भी, मैं तो नहीं कहता कि वो दे आर वेरी कोई इसकी कोई ऐसी बात है। कंपनसेशन चले थोड़ा बहुत वो भी उस तरफ से भी सुलेस करने की बात है, तो ये भी एक इसको आप कैलेमिटी लीजिए, काइंडली इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसमें हमें अभी हेल्प कीजिए, इसमें हमें नहीं और जी, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आपको भी मीडिया ही के थ्रू पता चला ना कि क्या हो रहा है, आपको आपके अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से पता चला? नहीं, हमें जब हॉस्पिटल्स में ये कैजुअलिटी होने लग पड़ी तो फौरन वो इमीडिएटली उसका आइडेंटिफिकेशन होगी, और सीएम के आने से पहले एक्शन हो चुके थे। वह टेक्निकल कमेटी बन चुकी थी, वहाँ सैंपल्स बाहर जा चुके थे, दवाएं विड्रॉ हो चुकी थी, ये चीजें इमीडिएटली हमारा सेट इन मोशन हो गया था। हमें वाकई बड़ा अफसोस है, और बेसिकली मैंने जैसे कहा कि जी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी रजिस्ट्रेशन, ये बस सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चलें जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे से पूछते हैं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है? और ये काम है कि अगर ये मामला हो जाए, 100 लोग मर जाएं, उसके बाद भी आप लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक दूसरे पर अटैक्स करें, या कुछ मिलजुल कर इस मामले का कोई हल निकालें? जी बड़ाइत साहब। तो पॉलिटिकल माइलेज ना, इस पे लोगों की जिंदगियां गई हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और पॉलिटिकल माइलेज हम क्या लेंगे? देखें, ये जिम्मेदारी शिफ्ट करने का कौन सा तरीका है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट डेवोल्यूशन में टोटल एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। मेरे भाई खामखा इधर उधर की बातें मार रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पंजाब में होती है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपकी लाहौर ड्रग कंट्रोल जो लेबोरेटरीज है, आपका एक ड्रग इंस्पेक्टर का सिस्टम है, आपका एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेकिन आप उसको अहमियत ही नहीं देते। क्या कहाँ लिखा है कि वजीर आला जो है वो वजीर सेहत नहीं लगाएगा? मियां शहबाज शरीफ, उसकी क्या वजह है? डेंगू में सैकड़ों लोग मारे गए, कहाँ एक जैली स्प्रे की बातें भी हुई वहाँ। अगर ये तो सर्दी आ गई जिसकी वजह से डेंगू के जो का ये हुकूमत जो है वो बेल आउट हो गई, तो वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए। हमें आज ये बता दें कि डेंगू में सैकड़ों लोगों का जो हलाकतें हुई उसमें इन्होंने क्या एक्शन लिया है। ये इस वक्त भी जो पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है, पंजाब का वजीर सेहत नहीं है। क्यों नहीं बनाया जा रहा? पंजाब के वजीर आला इसका जवाब दे पंजाब के अवाम को। और अब तक इन्होंने क्या एक्शन लिया है? अभी तक इन्होंने कोई जिम्मेदार किसी की जिम्मेदारी का तयन नहीं किया, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अभी तक इनकी पोजीशन ये है कि ये तो कह रहे हैं कि हमने बाहर भेजा हुआ है मुआयने के लिए। वजीर आला साहब जर्मनी होते हैं, कभी टर्की होते हैं, शायद वजीर खारजा के इतने दौरे नहीं होते बैरून मुल्क के जितने पंजाब का वजीर आला लगा रहा है। भाई आप अपने पंजाब का ख्याल करो, और जो ये कहते हो कि हम मंसूर मिनिस्टर का, आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए वो किस काम के लिए जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। आप मरकजी हुकूमत इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते, तो आप उसको का रास्ता रोकते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट ना लाए, वो अल्लाह की वजह से नेशनल काम में करता है। आप श्रीलंका की बात है, जो न्यूट्रल है, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान कितने बड़े। परवेज मलिक साहब मुझे बता दीजिएगा, चले इनकी बात, वड़ाइद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो नहीं, वड़ाइद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ठीक है, कहीं वो ठीक भी कह रहे हैं, कहीं वो गलत भी कह रहे हैं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये मसला तो बड़ा हुआ है एजुकेशन के हवाले से भी और हेल्थ के हवाले से भी। तो ये बताइएगा परवेज मलिक साहब, हम कब तक देखेंगे कि व्हेन विल हेड्स रोल, व्हेन विल यू टेक एक्शन, और क्या क्या हमें देखने में मिलेगा? क्या ये मीटिंग्स होती रहेंगी? मैंने अर्ज किया कि इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट FIA के थ्रू भी कर रही है। हम एक डिमांड आई थी कि इसको जुडिशियल भी देखा जाए, उसके अलावा भी हमने टेक्निकल कमेटीज को इसको इवॉल्व कर रही हैं, बाहर के रिजल्ट आएंगी, इट्स मैटर ऑफ डेज, मतलब नोबडी विल बी स्ट्रेट फॉर्म के सामने रखा जाएगा कि जी ये 2, 4, 5, 10 दिन में दे विल नो कि जी व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज, कहां फॉल्ट लाई करती थी, फर्दर रिकमेंडेशंस आएंगे। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर नहीं रखेंगे आप लोग? परवेज मलिक साहब, हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है कोई, इसके चांसेस हैं? देखिए सना, आई एम इन्वॉल्वड इन हेल्थ एक्टिविटीज आल्सो, एवरीबॉडी आई नो इज इन्वॉल्वड इन हेल्थ, लेकिन हेल्थ का हाल हो रहा है परवेज मलिक साहब, जिसको देखो वो हेल्थ के डिपार्टमेंट ओवरसी कर रहा है। डेंगू के हवाले से भी हमें हर आदमी जो था, साद रफीक साहब से लेकर परवेज रशीद साहब से, वो डेंगू को देख रहे थे। आप कौन कौन देख रहा है इस मामले को? लेकिन उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट कर लीजिए ना।
बॉर्डर हॉस्पिटल में मेरे साथ चलें, मैं देखें कितनी शहबाज शरीफ की पर्सनल प्रेजेंस से कितनी इंप्रूवमेंट्स वहाँ हुई हैं। वहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, वहाँ डायलिसिस सेंटर आपके खुले हों, वहाँ इमरजेंसी अटेंड हो रही हैं, वहाँ इतनी अपग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, ओके परवेज मलिक साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सफदर बड़ाई साहब फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त हमें गफूर हैदरी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। JUI रहनुमा है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब आपने ज्वाइन किया। फजलुर रहमान साहब के तेवर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज भी जो गुफ्तगू की, कल भी जलसे में जो गुफ्तगू की, एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी, हुकूमत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, क्या हो रहा है हैदरी साहब? हैदरी साहब की लाइन डिस्कनेक्ट होगी। हम कोशिश करते हैं इस ब्रेक के बाद उनको इंक्लूड करें। अयाज अमीर साहब से पूछेंगे, फजलुर रहमान साहब के तेवर काफ़ी बदले नज़र आ रहे हैं, ये क्या खुश आइंद है या नहीं, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।